बिहार के खेतों से निकलकर आज विश्व के बाजार में सुपर फूड के तौर पर अपना पहचान बनाने वाला मखाना की चर्चा केवल अब भारत तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है। और विश्व के करीब करीब कई ऐसे देश हैं जहां के किचन तक मखाना पहुंच चुका है और बिहार जो है देश में मखाना उत्पादन में देश का सिरमौर बना हुआ है। मखाना में क्या कुछ हो रहे हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ठंडी का समय है, दिसंबर का महीना चल रहा है और क्या कुछ मखाना की खेती में करने की ज़रूरत है और कैसे इस बाज़ार को बेहतर किया जाए। और मखाना को लेकर बहुत कुछ बातें आज हम करेंगे क्योंकि हमारे साथ आज डॉक्टर मनोज कुमार सर हैं जो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा है। सर वहाँ पे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और सर का बड़ा योगदान रहा है मखाना को लेके। जब मखाना की बातें होती हैं, चाहे जीआई टैग की बात हो या बीज में जो उन्नत बीजों की जब बातें हुई तो सर का काफ़ी चर्चा रहा। क्या कुछ सर हाल है मखाना का? चूँकि सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को अपनी तरफ से और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बड़ा ही माकूल प्रश्न किया है आपने कि क्या हो रहा है मखाने में। आजकल मखाना के लिए हर दिन ही एक इवेंट जैसा है। अगर इस साल भी आप देखें, वर्ष 2025 की भी बात आप करें तो मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है जो मखाना के उत्पादन को, मखाना के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन और निर्यात को मजबूती प्रदान करने के लिए स्थापना हुई है। इसी साल जगह को लेकर अभी थोड़ा सा है, कहाँ बन रहा है मखाना? वो नीतिगत बातें हैं, जगह का निर्धारण तो नीतिगत बातें हैं। मैं शोध या मखाना अनुसंधान के ऊपर बात कर सकता हूँ, नीतिगत बातों से दूर ही रखें। चर्चा था जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है। जैसा मैंने कहा कि मखाना के उत्पादन से लेके निर्यात तक को मजबूती प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। और निश्चित तौर पर इससे हमारे जो बिहार के किसान हैं, उत्तर बिहार के किसान हैं, और न सिर्फ बिहार और उत्तर बिहार बल्कि पूरे देश के मखाना किसानों को, मखाना उद्यमियों को इससे निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। अब मखाना बोर्ड का जो क्रियाकलाप है वो सब शुरू भी हो गया है। इस साल ही आप देखेंगे तो मिथिला मखाना नाम से एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया गया है जो मखाना की बढ़ती लोकप्रियता को दिखा रहा है। इस साल आप देखेंगे तो ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें मखाना, भारत का मखाना अब इन देशों में बिना किसी सीमा शुल्क के या न्यूनतम सीमा शुल्क के, ब्रिटेन में सर और भी? हाँ ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं, और अन्य देशों में भी इस तरह की बातें अब हो रही है। और भारत का मखाना एक्चुअली किसी एक देश पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी मखाना का उत्पादन हो रहा है उसका अधिकतम हिस्सा या यूँ कहें तो 90% हिस्सा हम ही उत्पादित करते हैं। तो किसी एक देश पर हम निर्भर नहीं हैं, पूरी दुनिया को हमारी ज़रूरत है और उत्पादन हमारे घर में होता है, हमारे बिहार में होता है, हमारे भारत में होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हाल के समय में मखाना के क्षेत्र में हुए हैं और जिससे हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिल रही है। सर मखाना का हमने देखा पिछले 2 या 2.5 सालों में एक दाम का जो ग्राफ था, अगर हम शेयर मार्केट की अगर भाषाओं में करें तो इसका ग्राफ बड़ा तेजी से बढ़ा। 40,000 तक मखाना का जो गुड़िया, हम बीज साधारण शब्दों में बीज कह दें तो बीज बिका। क्या कुछ बाजार है और सर किसानों की कितनी बेहतर स्थितियां सुधरी हैं? क्योंकि इस बार थोड़ा सा ये रहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ा हमारा मखाना को लेकर कंज्यूमर रहा है, तो वहाँ पे जो इस तरह से बीच में जो तमाम तरह के भारत और जो बिजनेस को लेकर तमाम तरह के जो रहे टैक्स उसके लेकर काफ़ी कुछ रहा, चर्चाएं भी। हाँ अंकित जी, ऐसा है कि मैंने अभी कहा है कि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की निर्भरता मखाना के क्षेत्र में हम पर है, भारत पर है, बिहार में उत्पादित मखाने पर है। और जहाँ तक बात है कि किसानों को क्या लाभ मिल रहा है, तो आप पिछले 5-7 वर्षों की भी अगर बात देखें तो पिछले 5-7 वर्षों में बिहार में मखाना उत्पादन का जो क्षेत्र है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। हाल के समय में कितना होगा करीब? लगभग 45,000 हेक्टेयर में हमारे यहाँ खेती हो रही है इस समय। जो 5-7 साल पहले तक 12,000 से लेकर 15,000 हेक्टेयर की बात हम कर रहे थे, तो आज लगभग 45,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती इस समय अनुमानित है। और उत्पादकता भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। पहले परंपरागत तरीके से जब हम मखाना की खेती करते थे तो 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता हमारी होती थी। आज मखाने की जो उत्पादकता है वो 20 क्विंटल 22 क्विंटल से ऊपर प्रति हेक्टेयर की जा चुकी है।
5-7 वर्ष पहले तक जहां हम किसानों की आमदनी, शुद्ध आमदनी जो मखाना की खेती से होती थी, वो 45,000 या 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बात करते थे, तो आज एक औसत आमदनी भी जो है किसानों की, वो भी इस समय 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बहुत ही सुगमता से किसान प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, ये क्या कुछ अब नए तकनीक की ज़रूरत है? और चूंकि मखाना को लेके एक उम्मीद उत्तर प्रदेश में भी रहा कि शायद बलिया का जो जिला है कुछ वहाँ पे मखाना की खेती को लेके, तो क्या बिहार की जो मखाना है अब धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों या अन्य जगहों पे विस्तारित होने की कुछ योजनाएं चल रही हैं? निश्चित तौर पर हाल के समय में हमारे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र द्वारा भी बिहार के बाहर भी 5-6 प्रांतों के किसानों को हमने प्रशिक्षित किया है। जैसे असम के किसानों को हमने प्रशिक्षित किया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे किसान हमारे संपर्क में होते हैं, उड़ीसा। तो इस तरह बिहार के बाहर भी अन्य प्रदेशों में, झारखंड, अन्य प्रदेशों में जहां संभावनाएं हैं, वहां मखाना के विस्तार के लिए हम सब प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत ही तेज़ी से मखाना का क्षेत्र विस्तार होगा। मखाने का उत्पादन जो अभी करीब 35,000 टन के आसपास है, आप देखेंगे कि अगले 10 वर्षों में ये 3.5 लाख टन को पार कर सकता है। अभी मखाना का जो बाज़ार करीब 5,000 से 6,000 करोड़ का है, आप देखेंगे कि अगले 10 वर्षों में ये 50,000 करोड़ अगर पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं दो होगी। सवाल सर बड़ा खास है। पहले की है कि मिथिलांचल का एरिया कहा जाता है मखाना, खैर अब तो सीमांचल में भी इसका क्षेत्र विस्तार हो गया है। उम्मीद किया जाए कि शाहाबाद के जो हमारा जोन है, धान की खेती होती है, एक बहुत धान का कटोरा कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये पानी और तमाम चीज़ों का एक संपर्क रहता है। तो क्या मिट्टी कुछ ऐसी कहानियां हैं कह रही हैं मिथिलांचल और यहाँ की, चूंकि मिट्टी में थोड़ा सा अंतर है, तो मिट्टी महत्वपूर्ण है या शाहाबाद जोन में भी अब चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं मखाना का? क्योंकि कहीं भी वजह सर इसलिए है कि हमारे यहाँ मखाना हो रहा है, लेकिन आम आदमी से मखाना का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा दाम का, वो थोड़ा सा दूर होता चला गया सिंपल आम आदमी से। अगर एक साधारण परिवार के लिए बस की बात है, क्योंकि 1200-1300 रुपये किलो जा रहा है, तो शायद विस्तार होगा, बढ़ेगा, तो शायद कुछ आम आदमी को भी मखाना मिले। मखाना के लिए जो जलवायु अनुकूलता है, मृदा संबंधी अनुकूलता है, ये बहुत ही विस्तृत है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ धान की खेती हो रही है तो निश्चित तौर पर मखाने की खेती भी हो सकती है। धान की खेती हो रही है मतलब पानी की उपलब्धता है वहाँ, तो मखाने की खेती भी हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग तरह की मिट्टी या पानी नहीं चाहिए, बल्कि मिथिलांचल में मखाने का जितना विस्तार है वो इसलिए है कि मखाना का उत्पादन और इसके प्रसंस्करण के लिए जो ज़रूरी कौशल है, वो कौशल वहाँ के लोगों के पास है, वहाँ के श्रमिकों के पास है, वहाँ के किसानों के पास है। और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जलवायु अनुकूलता है, वहाँ के किसान भी इसकी खेती को अपना सके, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की तरफ से कि बाहर के किसानों को भी तकनीकी सहायता दी जाए। समय समय पर उनके लिए हम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और निश्चित तौर पर पहले जहाँ खेती नहीं होती थी, वहाँ भी अब खेती की शुरुआत हो चुकी है। आप देखें तो पिछले वर्ष तक कुल 10 जिले चिन्हित थे मखाना की खेती के विस्तार के लिए। इस साल कुल 16 जिले अभी भी हैं बिहार में जिनको चिन्हित किया गया है, जहां मखाना की खेती के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये विस्तार और भी बढ़ेगा और न सिर्फ बिहार में बल्कि आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो राज्य हैं जहां पानी की बेहतर उपलब्धता है, तो उन क्षेत्रों में भी मखाना की खेती का विस्तार होगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तेज़ी से मखाना की मांग बढ़ रही है, इसकी कीमत बढ़ रही है, तो पूरे विश्व की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जहां जलवायु अनुकूलता है, जहां पानी की उपलब्धता है। किस तरह की मिट्टी सर बेहद सबसे मतलब लगता है कि कुछ मिट्टी का खेल है ज़्यादा? नहीं, मिट्टी बहुत ज़्यादा ये नहीं है। मिट्टी में आपको क्या है कि जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, वहाँ क्ले कंटेंट कुछ बेहतर हो और ऑर्गेनिक कार्बन बेहतर हो, जहाँ जल धारण करने की क्षमता हो, जो मिट्टी पानी को रोक के रख सके, क्योंकि ये एक जलीय फसल है। और नए क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी मखाना की खेती का विस्तार होना है या हम प्रयास कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में ये देखना जरूरी होता है कि पानी की स्वाभाविक रूप से उपलब्धता हो। बहुत ज़्यादा भूमिगत जल पर मखाना की खेती के विस्तार के लिए हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पानी की जहाँ स्वाभाविक रूप से उपलब्धता है, निचली ज़मीन है, बरसात के पानी का ज़्यादा उपयोग हो सकता है, ऐसी जगहों का, ऐसे क्षेत्रों का ही चुनाव होना चाहिए मखाना की खेती के विस्तार के। सवालों बेसर के प्रोसेसिंग को लेके बड़ा है कि मखाना गुड़िया निकल गया मजदूर, लेकिन उसके यंत्र को लेके अभी तक से कोई ऐसा नहीं, कई तरह के यंत्रों पे सवाल भी रहे कि अभी भी परंपरागत तरीके से ही लावा तैयार किया जा रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में किसी तरह की कुछ मशीनें, ऐसी चीज़ें आई हैं या जिससे अब कोई बाहर के भी लोग अगर छोटे बिजनेस भी करना चाहते हैं, गुड़िया से मखाना
मखाना का, तो लावा को लेके उनके पास सवाल होता है, क्योंकि उनका एक सवाल होता है कि सर बाहर से हमें पता नहीं है मजदूर कौन है, कहाँ से लाएं। तो क्या रिसर्च सेंटर में भी इस तरह की सुविधाएं है कि वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा बिल्कुल सुविधा है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में एक मखाना प्रसंस्करण की इकाई है, जहां हम किसानों को दिखाते भी हैं, उनको प्रशिक्षित भी करते हैं और कस्टम हायरिंग बेसिस पे भी हम अवेलेबल करवाते हैं। वहाँ एक हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है, तो जहाँ जो लोग मखाना की खेती करना चाहते हैं या इसके प्रसंस्करण में भी जो दक्षता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी हम प्रशिक्षित करते हैं। लगभग हर महीने 10 या 20 किसानों को, 10 या 20 ऑपरेटर्स ट्रेनिंग हम कहते हैं उसे, कि मखाने के प्रसंस्करण के लिए जो प्रयुक्त मशीन है उनका संचालन कैसे करना है दक्षतापूर्ण तरीके से। तो इसके लिए हम संपर्क करेगा, कोई करना होगा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र हाँ, वहाँ से भी ले सकते हैं। आजकल राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की चीज़ें हर जगह दिख रही हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में संपर्क करें। चाहे उत्पादन हो या प्रसंस्करण हो, मूल्यवर्धन हो, किसी भी तरह की तकनीकी सहायता चाहिए किसान को, उद्यमियों को, तो निश्चित तौर पर हम अपनी पूरी टीम के साथ तत्पर हैं उसके लिए। दिसंबर का महीना है और कहीं ना कहीं मखाना जो निकल चुके हैं, लेकिन नर्सरी की भी बातें शुरू होती है कि नर्सरी का भी कहीं ना कहीं किसान शुरू कर लेते हैं नर्सरी डालना। क्या कुछ सर किसानों के लिए सुझाव है? जो 10 जिलों से जो 6 और जिलों में विस्तार हुआ, वैसे नए किसानों के लिए क्या कुछ है कि क्या करें? अभी आपने सही कहा है कि नर्सरी डालने का समय हो चुका है। अभी नर्सरी अगर आप बनाते हैं, पौधशाला की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो फरवरी के महीने में, मार्च की शुरुआत में आप मखाने की रोपाई कर पाएंगे और सही समय पर फिर बीजों की निकासी भी आप कर पाएंगे। तो इस समय कृषक बंधु जो हमें सुन रहे हैं उनको मेरी सलाह ये है कि मखाना की पौधशाला तैयार करने का उचित समय है, इसमें आप विलंब न करें। स्वर्ण वैदेही हमारी एक वैरायटी है, स्वर्ण वैदेही का बीज आपको उपलब्ध हो पाता है, तो स्वर्ण वैदेही से आप खेती करें और नर्सरी की तैयारी के साथ आप जल्दी से इसकी शुरुआत कर दें। जो नए किसान इसकी खेती से जुड़ना चाहते हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं, और कोई तकनीकी सहायता अगर उन्हें चाहिए तो निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की तरफ से उनको हर संभव सहायता देने को तैयार हैं। कोई और तकनीक है सर लास्ट मछली मखाना? हाँ, मछली और इसके अलावा कोई नए तकनीक है चीज़ों को? मछली मखाना भी एक साथ आप कर सकते हैं, उसमें 15 से 20% कोई दूसरा? इसके अलावा ऐसा है कि मखाना की खेती अगर सही समय पर आप कर पाते हैं, जुलाई में अगर मखाने को आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद जो दूसरी जलीय फसलें हैं जिसमें आमदनी की बेहतर संभावना है, उन फसलों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि जुलाई के महीने में अगर मखाना आपने हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद सिंघारा, वाटर चेस्टनट, इसकी खेती करके भी अपनी आमदनी को आप बेहतर कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर जुलाई में, अगस्त में आपने लगाया है तो दिवाली से छठ पूजा, दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा के बीच में आप उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे, और उस समय इसकी बाज़ार में मांग भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, कीमत अच्छी मिलती है। तो इस तरह जलीय फसलों का चुनाव करके किसान अपनी आमदनी बेहतर कर सकते हैं। और हमारी जो बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर कृषि पर ही निर्भर है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी, किसानों के पास भी खुशहाली आएगी और हम सब खुशहाल होंगे। एक सवाल बस आखिरी सवालों में है कि लोग कह रहे हैं कि तालाब वाला जो मखाना निकलता है और खेत वाला, उसमें बड़ा अंतर होता है क्वालिटी में, स्वाद में, ऐसा कुछ है? आमतौर पर क्योंकि परंपरागत तौर पर तालाबों में ही मखाने की खेती होती थी, खेतों में मखाने की खेती का विस्तार अभी हाल में ही हुआ है, तो तालाबों के मखाना को पहले से लोग पसंद करते आ रहे हैं, लोगों के जहन में ये है। और क्योंकि पानी की गहराई भी वहाँ थोड़ी बेहतर होती है, और बहुत पहले से जिन तालाबों में मखाने की खेती होती आ रही है, तो वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण मखाने की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। लेकिन आप बेहतर प्रबंधन अगर खेतों में भी करते हैं, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन है और सभी तरीके से आप बेहतर प्रबंधन देते हैं, तो खेतों से भी आप अच्छी गुणवत्ता वाला जो मखाना है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो ये है हमारी बिहार का मखाना, जो बिहार देश भारत का सिरमौर बना हुआ है मखाना उत्पादन में। और भारत आज, अगर भारत मखाना का नेतृत्व पूरे देश विदेशों में कर रहा है, तो उसके पीछे बिहार खड़ा है। और अब धीरे धीरे बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी मखाना को खेती को लेके लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसे जुड़े हुए संबंधित वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको भी मखाना की खेती करना है तो आप भी आइए दरभंगा जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, समझिए, समझने के बाद ही खेती करिएगा तो कमाई अच्छी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।